एक और ओसीडी रिकवरी इंस्टाग्राम लाइव में आपका स्वागत है। आज बस एक ही दिन में 3-4 ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये छोटे-छोटे हिस्सों में कर रहा हूँ। तो ये ओसीडी के उन छोटे वर्गों के बारे में संक्षिप्त में बात करना होगा, जिन्हें आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ। अब थकान ओसीडी का एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये चिंता का लक्षण है। तो ये सामान्यीकृत चिंता विकार और ओसीडी का लक्षण है। अब शुरू में जब मैंने ओसीडी से पीड़ित होना शुरू किया, तो मुझे थकान का अनुभव नहीं हुआ। चाहे मेरी ओसीडी कितनी ही जकड़ी हुई क्यों ना हो, और मैं पुराने अपराध बोध और पुरानी चिंता के चक्र में फंस गया था। यहाँ तक कि जब ये कम नहीं हो रही थी, तब भी मुझे निरंतर थकान महसूस नहीं हुई। अब 21-22 साल की उम्र के आसपास जब इसने वापस हमला किया, जहां मैं देख रहा था कि जब मैं ओसीडी के चक्र में फंस गया था, जो कि लगभग 24/7 था, तो हो ये रहा था कि इस थकान की वजह से आराम करने के लिए मैं बस अपनी पीठ के बल लेटना चाहता था। मैंने देखा कि वर्कआउट के दौरान कभी-कभी जैसे मेरे जोड़ों में दर्द होने लगता था। जैसे व्यायाम के आखिर में जब मैं उस रैप को कर रहा होता था, तो मुझे लगता था कि मेरी कोहनी थकने लगेगी और मांसपेशियां थक जाएंगी और मैं बस लेटना चाहता हूँ और पूरी तरह से बस आराम करना चाहता हूँ और ये नहीं सोचना चाहता, या जो मुश्किल हो जब आपके दिमाग में ओसीडी हमला कर रहा हो, तो ये एक समस्या थी। और वो थकान तो पता है, ये किसी चोट की वजह से पीठ के बहुत दर्द से पीड़ित हुआ करता था। और फिर उस थकान की वजह से आप बहुत सारे प्लान रद्द कर देना चाहते थे। आप चाहते हैं कि बस आप सोफे पर बैठे रहें। बस इस थकान की वजह से ये ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते। जब आप चिंता थकान का अनुभव करते हैं, तो ये कुछ ऐसा होता है जिसे जब तक आपने अनुभव नहीं किया होता है, तब तक उस अनुभूति का समझना काफी मुश्किल होता है। इसे जब तक आप अनुभव नहीं करते हैं, तब तक उस अनुभूति को समझना काफी मुश्किल होता है। आप ऐसा महसूस करते हैं, आप जैसे खत्म हो चुके हैं, जहां आप एक तरह से सुस्त पड़ जाते हैं। आप सुस्त नहीं होते हैं, आप नहीं होते हैं। आपका शरीर एक तरह से, आपका शरीर अभी भी मजबूत है, लेकिन आप बस सब कुछ बोझ सा लगता है। बस ऐसा लगता है, ऐसा महसूस नहीं होता है कि इतनी ऊर्जा है जो आपको आगे बढ़ाएगी। ऊर्जा होती है, लेकिन ये पूरी तरह से महसूस नहीं होती है। तो ये इस तरह की थकान होती है और इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। और ये लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर सकती है कि ठीक है, शायद मैंने एक प्रकार का क्रोनिक थकान सिंड्रोम, या शायद मैंने फाइब्रोमालिगिया को विकसित कर लिया है। क्योंकि ये बहुत ही आश्वस्त करने वाला होता है, क्योंकि इसकी प्रकृति ऐसी ही एहसास कराती है। ये आपको तोड़ देती है और फिर आप सोचते हैं, हे भगवान, क्या ये ओसीडी हो सकता है? ये सब जो मैं महसूस कर रहा हूँ, सिर्फ उस भौतिक लक्षण को उपभोग करने की प्रकृति की वजह से है। आप सोचने लगते हैं, हे भगवान, शायद मुझे पुरानी थकान है, शायद मैंने एमी विकसित कर लिया है। और फिर आपको इसके बारे में डर हो सकता है जब आप स्वास्थ्य ओसीडी से पीड़ित होते हैं। अरे, अगर मैंने एमी विकसित कर लिया है, हे भगवान, मैं बहुत तनावग्रस्त हो गया हूँ, मैंने इस पर किसी बर्नआउट की तरह ज्यादा काम किया है। आप इस तरह से सोचना शुरू कर सकते हैं। और उस स्थिति के साथ समस्या है थकान। फिर उससे ओसीडी जुड़ जाती है, जो आपको और ज्यादा थकान का एहसास कराती है, क्योंकि तब आप थके हुए होने से डरने लगते हैं और फिर ये एक मुद्दा बन जाता है। तो आपके पास इस तरह की सभी चीजें होती हैं, जो एक समस्या का एक बड़ा चक्र बन जाती हैं और वे हाथ से निकल जाती हैं। और मैं ध्यान देता था, मैंने देखा कि ये कहाँ चली गई थी जब मैं सच नहीं बोल रहा था। जब मैं दोस्तों के साथ बाहर जाता, तो वो मुझसे कहते, रॉबर्ट, क्या आज रात तुम आ रहे हो? और मैं कहता था, आज आने के लिए मेरे पास एनर्जी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ओसीडी के बारे में कुछ भी पता था, और फिर वे कहते, आ जाना, आ जाओ, आ भी जाओ। और फिर मैं कहता, ठीक है, मैं आऊंगा। और मैं बाहर जाता और सोचता कि हे भगवान, मेरे पास इस सब के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं है, और वे आते ही क्यों हैं? और फिर जैसे ही रात हो जाती, मैं हंसने लगता, थोड़ा विचलित वगैरह होने लगता हूँ। और फिर मुझे लगता है, अरे, मैं तो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं पहले इतना थका हुआ कैसे महसूस कर सकता था, अब बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं कर रहा हूँ। और यही उसका स्वभाव था, ये ऐसा ही था और ये हमेशा मेरे साथ होता है। तो मैं सोचना शुरू कर देता, अरे, मेरे दिमाग में और कितने शारीरिक लक्षण हैं, तब भी जब मैं उनका अनुभव कर रहा होता था, और कितने हैं। और फिर यही होने लगा, और मुझे एहसास हुआ, रुको यार, अगर मैं जीवन में और अधिक व्यस्त हो जाऊं और वहां उनके साथ और ज्यादा काम करना शुरू कर दूं, तो मुझे एहसास होगा कि ऐसा नहीं है। और पहले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ गिरा दिया, जैसे मैंने फर्श पर एक तरह से पेन का ढक्कन गिरा दिया। मैं खुद सोचता था, मेरे अंदर उस पेन के ढक्कन को उठाने की ऊर्जा है। अगर आपको ये नहीं हुआ है, या अगर आपने इसका अनुभव नहीं किया है, तो ये हास्यास्पद लग सकता है। या फिर आप बस अपने दांत ब्रश करते हुए सोचते हैं, आज ऐसा करने के लिए गड़बड़ नहीं की जा सकती है। पता है, मैं वास्तव में परेशान नहीं हो सकता। मेरी भाषा के लिए क्षमा करना, लेकिन आप ऐसा ही महसूस करते हैं। आप ऐसा सोचते हैं और आपको लगता है कि मैं इसका सामना नहीं कर सकता। और फिर आप कुछ भी हो, जैसे आप शावर ले रहे होंगे, आप फर्श पर शैम्पू गिरा देते हैं और आपको लगता है कि आपको इसे उठाना है।
ये अतिरिक्त ऊर्जा है, मेरी पीठ में दर्द है और इस तरह की चीजें। और ये आपके जीवन में हर क्षेत्र का उपभोग करेगा, और जो लोग इससे गुजर रहे हैं वे इसे समझते हैं, आपके जीवन का हर क्षेत्र। तो आप सब कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, चलने के लिए, वहां जाने के बारे में सोचना, बाहर निकलने के लिए, ये करना, वो करना, कुछ भी। जिन चीजों को आपने आनंद लिया वे सभी उसमें शामिल हो जाती हैं। क्योंकि होता यह है कि आपके पास एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां जाहिर है कि यह कितना बोझ सा होता है। आप ऐसी किसी भी चीज से बचना चाहते हैं जिसमें शारीरिक ऊर्जा शामिल हो। तो हो सकता है आप जिंदगी का सबसे अच्छा दिन जी रहे हों, और ऐसी स्थिति हो सकती है जहां आप सेक्स करने वाले हों और सोच रहे हैं, ठीक है, मैं सच में बस ऊर्जा शामिल होने की वजह से सेक्स नहीं करना चाहता हूं। अब ये जिन सभी चीजों के लिए होता है वे बोझ लगने लगती हैं। सारी चीजें आप इसे महसूस करते हैं। और मैं कभी भी हर चीज की पूरी कायवाद के साथ, ये मुझे तंग करता था, इसलिए मैं हमेशा इससे गुजरता था और मैं हमेशा इससे आगे बढ़ता रहा। कभी अपने जीवन को सीमित नहीं किया, जैसे इसने वास्तव में मुझे कभी नहीं रोका। ये उन कुछ रातों की तरह है जब मैंने सोचा कि सच में मैं बाहर नहीं जाना चाहता, और आखिर में मैं हमेशा गया और मैं हमेशा चलता रहा। मेरा हमेशा का यह रवैया रहा है कि मेरी सिर्फ एक जिंदगी है, मैं इसे अपना जीवन जीने से नहीं रोक सकता। मुझे इस सब की परवाह किए बिना अपना जीवन जीना है, इसलिए फिर मैंने सब कुछ किया। लेकिन उन दिनों में काफी समय ऐसा था जब मैं बस अपने लैपटॉप के साथ काम करता था, बस अपने सीने पर एक लैपटॉप रखकर, क्योंकि मुझे लगा कि ये सबसे आरामदायक स्थिति है। मैंने उस तरह से लंबा समय बिताया, लंबे समय तक उस तरह काम करते हुए। मैं इस तरह से कई वर्षों के बारे में बात कर रहा हूँ, और यही मेरी जीवन की संरचना रही है। तो पता है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि उस भावना का एहसास क्या है। इसके साथ आप कितना निराशाजनक और अकेला महसूस करते हैं। आप सोचते हैं, क्या मैं कभी बेहतर हो सकता हूँ? और ऐसा ही था। और फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया कि ये एक भ्रम था। यह थकान एक भ्रम था। सबसे पहले मैंने सोचा कि ठीक है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं बाहर गया था तो कुछ बियर वगैरह पी ली थी, जिसने इस चक्र को तोड़ दिया। लेकिन फिर मैं बिना बियर की रात को बाहर गया और देखा कि ये टूट रहा था, और मैं देख सकता था कि मैं थका हुआ नहीं था। और फिर वह दूसरे लक्षणों के साथ सामने आया। पता है, ऐसा लगता है कि आप चीजों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाते हैं। आप एक तरह से, शरीर में बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें चिंता के अलावा भी, जिनके बारे में हम नहीं सोचते हैं। उदाहरण के लिए, अभी हे फीवर के साथ मुझे हे फीवर हो गया है। मुझे थोड़ा सा हे फीवर हो गया है, और इसलिए मैं अपनी नाक को छू रहा हूँ। लेकिन हे फीवर के साथ ये एक ऐसी चीज है जो मुझे चिंता होने पर बहुत बुरी तरह से हो जाती थी। इतना बुरा हे फीवर, मैं बहुत सारे पौधों के आसपास रहने और पार्क या ऐसी किसी भी जगह जाने से बचना चाहता था, क्योंकि ये बहुत बुरा था और क्योंकि चिंता ने इसे बढ़ा दिया। लेकिन उनमें से बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक भी था। जब मैं बाहर गया और मैंने अलग अलग काम किए या मेरा ध्यान भंग हुआ, तो मुझे वह संवेदना नहीं हुई। तो किसी न किसी स्तर पर बहुत सी चीजें मनोवैज्ञानिक हो सकती हैं। बस कैसे प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, और इसलिए शारीरिक लक्षण भी बहुत जल्दी आते और जाते थे। एक दिन भयानक एक्जिमा हुआ और 2 दिन बाद वह चला गया। मैं सोचता था, मेरे शरीर को क्या हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, चीजें कैसे टूट रही हैं, कैसे एक पल में मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ, और अगला पल पूरी तरह से अलग है। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ, और मैं सोच रहा था कि इतनी सारी चीजों के साथ क्यों हो रहा है। एक पल में पसीना, जैसे मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा होता और मैं दोस्तों के साथ डिनर कर रहा होता, और मुझे लगता कि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। मुझे सच में पसीना आ रहा है। मैं अपने पैरों और पीठ पर हर जगह से पसीना आते हुए महसूस कर सकता हूँ। और फिर बातचीत में विचलित हो गया और सब कुछ गायब हो गया। और मैं सोचता था कि ये कैसे हुआ। मैं अभी ठीक हूँ, जहाँ 1 घंटे पहले मैं इन सभी शारीरिक लक्षणों को महसूस कर रहा था, और यही ओसीडी है। ये बहुत बदल गया है, और एक पल में हमें लगता है कि हम सबसे खराब स्थिति में हैं। ओसीडी की अब तक की सबसे खराब स्थिति। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ जब मैंने सोचा, हे भगवान, मेरा मतलब है कि मेरे ओसीडी के साथ अब तक का सबसे बुरा समय है। ये अब तक का सबसे बुरा समय है। और फिर एक दिन बाद मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि मैं सचमुच अब तक का सबसे अच्छा हूँ। मुझे लगता है मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। ये ऐसा ही है जैसे एक पल में आप सोच सकते हैं कि ये मेरे पूरे जीवन में अब तक का सबसे बुरा समय है, और अगले पल में आप ऐसे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी हुआ है। और ओसीडी पीड़ितों के लिए जब आपको इतना बुरा लगता है, तो आप सोच रहे हैं, मैं इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करूंगा। और फिर जब आप बेहतर महसूस करते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि ये कैसे संभव है कि मैं उस स्थिति से इस स्थिति तक जा सकता हूँ। और इसलिए इसके बारे में पहले एक और दूसरे इंस्टाग्राम लाइव में बात कर रहा था, क्योंकि ये इतना डरपोक है। ये बहुत जटिल है। हम कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे कितनी ही सूक्ष्मता से सोच रहे हो, ये उससे जुड़ जाता है और आपको यह पता भी नहीं होता। आज मैं इन चीजों पर नहीं देखता,
तो आज कोई पुराना अपराध बोध या पुरानी चिंता नहीं है, लेकिन यह मेरे निर्णय को सूक्ष्म रूप से बदलने या निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। मुझे लगता है वह ओसीडी थी, लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं था। ऐसा होता है और आपको हमेशा इस पर नजर रखनी होगी। ये ऐसा है जैसे यदि आप शराब के साथ संयम तक पहुंच गए हैं तो आपको जागरूक होना होगा कि मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ, मैं किसी ऐसी स्थिति में पहुंच सकता हूँ जहां मुझे रोका जा सकता है। और इसके बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे लोगों के साथ होते हैं। ऐसा इसलिए है और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सोशल मीडिया पर हर समय लोग वैसे मैसेज भेजते हैं, रॉब आप ओसीडी से ठीक हो सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से विज्ञान में मानता हूँ और सभी शोध किए जा चुके हैं। पता है, आनुवंशिक रूप से सबसे अधिक संभावना है। ये ऐसी चीज नहीं है जो रिकवर हो जाने पर भी चली जाती है। और लोग मुझसे कहते हैं अरे नहीं, तुम पूरी तरह से ठीक हो सकते हो और मैंने खुद को ठीक कर लिया वगैरह वगैरह। तो उस पर मेरा विचार हमेशा से कुछ ऐसा रहा है, लोग किसी चीज का पूरी तरह से खत्म होने के विचार को पसंद करते हैं, इसलिए वे उस विचार से चिपके रहना पसंद करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा नहीं है। रिकवरी ये नहीं बता सकती है कि आपको ये मिल गई है, इसलिए इसे वास्तव में ज्यादातर समय के लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ठीक हुआ था या रिकवर हुआ था। लेकिन लोग मुझसे हमेशा ये कहेंगे, वे कहेंगे ओह मैंने मुझे जिससे डर लगता था उस पर काबू पा लिया। जब तक कि मैं विचारों और भावनाओं से नहीं डरता तो मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। वे चक्र पूरी तरह से चला गया है, लेकिन वह चक्र मौजूद है। और खतरनाक कारण यह है कि वे लोग फिर यह सोचकर निकल जाते हैं ओह मैंने इसे पूरी तरह से छुटकारा पा लिया है, और उन्हें नहीं पता होता है कि वे कहाँ ठोकर खा सकते हैं और कैसे यह वापस आ सकता है, क्योंकि यह वापस आता है। ये ऐसे ही करता है। तो इसके बारे में जागरूक होने से, मान लीजिए एक शराबी कभी ये नहीं कहेगा अरे मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। वो कहेगा मैं शराबी हूँ लेकिन मुझे पता है। और ऐसा करके आप हमेशा इसके लिए अपनी आंखें खुली रखते हैं ताकि आप पकड़े न जाएं। और ये अच्छी बात है। ये कहने से कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, इससे आप ठीक नहीं हो जाते। मैं हमेशा सुझाव देता हूँ कि आप इसमें ना पड़े। लोगों के लिए एक अच्छी आसान बात है, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा और ये अच्छा लगता है। और ओसीडी पीड़ित नई शुरुआत करना चाहते हैं, सब कुछ सही चाहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप मेरे दिमाग को खोल सकें और इसे देख सकें तो आप जीई, ओसीडी के इसी तरह के आनुवंशिक घटक या ओसीडी बनाने वाले आनुवंशिकी के संयोजन को देखेंगे। लेकिन आप निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि आपको कुछ दिखेगा। आप सभी उस स्तर पर हैं जहां हम उस बारीकी को नहीं देख सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि भविष्य में वे किसी प्रकार के आनुवंशिक या जीन के संयोजन को जरूर देखेंगे। मुझे बस इतना ही कहना था। मैं बस थकान और ओसीडी की समझ के बारे में संक्षेप में बात करना चाहता था। शारीरिक लक्षण या कोई शारीरिक लक्षण क्या है जब उन पर काबू पाए, वे अक्सर बदलते हैं। मैं डॉक्टर के पास जा सकता था, मैं डॉक्टर के पास बहुत जाता था और मेरे पैर सुन्न हो जाते थे और मैं सोचता था हे भगवान, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है या कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। मैं तो गया। यह एक ऐसा दौर जहां मेरा दिन बहुत अजीब घटता था और मुझे लगता था कि ये मेरे बिना चिंतित हुए भी हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बैकग्राउंड में था। वे नसें संवेदनशील हो गई थी, किसी न किसी तरह से चिंता से उन्हें उत्तेजित किया जा रहा था। तो ये उस तरह का डरपोक है, ये आता है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है, वे उसी तरह से आता है। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट और एमआरआई कराए होते हैं और ये सब उस चिंता की वजह से किया जाता है, लेकिन वे इस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल रूप से चिंता की इस हद तक उकसाती है और इसका रवैया होता है। आप लोगों से यहाँ मिलकर बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मैं कल फिर वापस आऊंगा, फिर मिलेंगे, फिक्र मत करो।